हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में यूटेरिया पब्लिकेशन का 69वीं बीपीएससी प्री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। इसमें जो टोटल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं यह 12 दिए गए हैं, जिसे वन बाय वन हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कादम्बिनी गांगुली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कादम्बिनी गांगुली थी। मैजिक लालटेन व्याख्यान, मैजिक लालटेन लेक्चर तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुई थी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। 2 चरणों में चला था। पूर्ण रूप से 1934 में यह समाप्त हुआ था। वही असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील था? काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। इसका अंजाम किसने दिया था बताइएगा। इसका अंजाम किसने दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंद लाल, बनवारी लाल समेत 10 क्रांतिकारियों ने इसका अंजाम दिया था। इस कारण से ही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दे दी गई थी। और जगत नारायण मुल्ला, JN मुल्ला को क्या नियुक्त किया गया था? लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। सरकारी वकील नियुक्त किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ? बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब की गई थी? यह घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। कहीं कहीं 20 जुलाई भी दिया रहता है। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। वही 16 अक्टूबर 1905 को क्या लागू कर दिया गया था? बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और रद्द कब किया गया था? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी के पहले के आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित करते हैं। थोड़ा लेवल जो है बीपीएससी का हाई कर दिया गया, आप लोगों को पता ही है। प्रथम सविनय अवज्ञा। प्रथम सविनय अवज्ञा कहने का मतलब है प्रथम जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, उसी की बात हो रही है, जो कि महात्मा गांधी का प्रथम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कहाँ हुआ था? तो चंपारण, बिहार में हुआ था। तिनकठिया पत्ती पता ही होगा। नेक्स्ट आता है पहली भूख हड़ताल। पहली भूख हड़ताल जो महात्मा गांधी ने किया था अहमदाबाद जो सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? तो 11 मई 1918 को। इसी में महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल किया था। उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 22 मई 1918 को। और पहली सामूहिक हड़ताल कब किया गया था? पहली सामूहिक हड़ताल रॉलेट एक्ट 1919 मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट पता ही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, मौलाना हसरत मोहानी ने अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य मानना जाना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? मौलाना हसरत मोहानी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब सुनिएगा, बाद में जवाहरलाल नेहरू ने किसी और से अधिक पूर्ण स्वराज की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1919 में जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1919 में पूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया, जिसे हर जगह मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, पता ही होगा। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता का नया अपनाया गया तिरंगा झंडा फहराया गया। चलिए, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। इसका डिस्कशन दिया गया था, मैं आप लोग को बता दी। आगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा डिस्कशन आप लोग को चाहिए या फिर नहीं। निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि इसमें जो मदद किया था एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसमें महात्मा गांधी भी भाग लेने जाए थे। महात्मा गांधी भाग लेने जा रहे थे। इस क्रम में इन्हें काले झंडे दिखाए गए थे और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की थी? गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की थी? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है अक्टूबर 1934 में इन्होंने केवल विचार, वचन और कर्म से कांग्रेस की बेहतर सेवा करने के लिए कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था? क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव क्या नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित और आंशिक रूप से रियासतों के शासक द्वारा नामित। कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता उसका अलग संविधान हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 10। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था? जातीय सरकार का गठन कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बलिया में चित्तू पांडे के अधीन बलिया में। कब? अगस्त 1942 में। तामलुक मिदनापुर दिसंबर 1942 से लेकर के सितंबर 1944 तक तामलुक में चला था क्या? जातीय सरकार। और एक है सतारा। ये कौन सा है? सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सब बातें। बलिया में चित्तू पांडे, एक है तामलुक या फिर मिदनापुर, नेक्स्ट आता है सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। संविधान सभा 1946 के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। हाउस कमेटी के कौन हो जाएंगे? तो सीता रमैया। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। हाउस कमेटी सीतारमैया। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा ए। सुनिएगा, संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, वही प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वही मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी।
अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता H.C. मुखर्जी, नियम प्रक्रिया समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के साथ बातचीत के लिए राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालक समिति की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? इसमें आप लोग को डिस्कशन मैं करवा दे रही हूँ, आगे आप लोग बताइएगा आप लोग को डिस्कशन चाहिए या फिर नहीं। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? यह सिराजुद्दौला। ऑप्शन हो जाएगा ए, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13, किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया? किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया? ऑप्शन नंबर सी, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि। लाहौर की संधि पर जो हस्ताक्षर किया गया था 9 मार्च 1846 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में थियोसॉफी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में थियोसॉफी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। थियोसॉफी एक आध्यात्मिक और दार्शनिक आंदोलन थी। एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफी का परिचय दिया। बेसेंट एक ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका थी। वह 1889 में थियोसॉफी की संस्थापक हेलेना पेत्रोवा ब्लावाटस्की से मिलने के बाद इसमें शामिल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था बताइएगा? इसका उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना भारत में समाज सेवा और सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। अल हिलाल। अल हिलाल की भाषा क्या हो जाएगा? अल हिलाल उर्दू। अल हिलाल उर्दू। केसरी मराठी भाषा में और स्वदेश मित्रम तमिल भाषा में। समाचार दर्पण बंगाली भाषा में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अल हिलाल उर्दू, केसरी मराठी, स्वदेश मित्रम तमिल, समाचार दर्पण बंगाली। सही कालक्रम चुने। क्वेश्चन नंबर 17, सही कालक्रम चुने। सबसे पहले अभिनव भारत। अभिनव भारत 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापना किया गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, इसकी स्थापना 1904। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना की गई थी 1907 में की गई थी, कैलिफोर्निया में की गई थी तारकनाथ दास के द्वारा। भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की गई थी। भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था लाहौर में। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिल्ली में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, बिल्कुल इजी। ऑप्शन नंबर ए लोथल। लोथल की खोज 1954 में एस.आर. रॉ ने की थी। लोथल एकमात्र हड़प्पा नगर है जिसमें मुख्य सड़क पर घरों के प्रवेश द्वार था। अन्य सभी हड़प्पा नगरों के घरों में पार्श्व प्रविष्टियां थी, अपोजिट खुलता था। लोथल का नगर नियोजन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भिन्न था। शहर को 6 खंडों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक खंड कच्ची ईंटों के एक विस्तृत मंच पर बनाया गया था। यहाँ से चावल का छिलका, एक कृत्रिम डॉकयार्ड, मेसोपोटामिया के साथ सीधे व्यापारिक संपर्क के साथ दोहरे अंत्येष्टि के साथ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी के सभी क्या सही दिए गए हैं। समाज प्रतिसत्तात्मक था, जी बिल्कुल। महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त था और वे प्रत्येक धार्मिक समारोह में भाग लेती थी। ऋग्वेद में विनाश और गुलामी के अस्तित्व का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। विनय पिटक। विनय पिटक का हो जाएगा अनुशासन के नियम, प्रवेश का नियम की चर्चा किया गया है विनय पिटक में। सूत पिटक। सूत पिटक बुद्ध उपदेशों का संग्रह है। आनंद ने इसकी रचना की थी। सूत पिटक बुद्ध उपदेशों का संग्रह।
अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन है, बौद्ध धर्म का दर्शन है। मोगलीपुत्तिस ने इसकी रचना की थी। महावंश और दीपवंश, महावंश और दीपवंश श्रीलंका के बारे में जानकारी। जातक कथाएं में बुद्ध का जन्म है, बुद्ध के जन्म की कथाएं दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। आप लोग भी एक बार मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। माधवाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य यह हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। अब वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग। ऑप्शन हो जाएगा बी। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद, निम्काचार्य, निम्काचार्य द्वैतवाद, द्वैतवाद सनक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक कहा गया है? किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक कहा गया है? यह कहा गया है मस्की में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध चेदी वंश से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए मैं फास्ट ही करवा देती हूँ, बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर सी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, उसकी राजधानी कन्नौज थी, यह सब सही दिया गया। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, यह गलत दिया गया है। हिंदुओं में जाति व्यवस्था प्रचलित थी, सती प्रथा आम बात थी, उच्च जाति में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। हर्ष शुरुआत में शिव का उपासक था, लेकिन बाद में महायान बौद्ध बन गया। इसके अलावा हर 5 साल में प्राचीन शहर इलाहाबाद में धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 25, बाबर केवल भाग्य का सिपाही था, न कि साम्राज्यों का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह लिखा? बाबर केवल भाग्य का सिपाही था, न कि साम्राज्यों का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह लिखा है? यह लिखा है लेनपुल ने। लेनपुल ने बहुत सारे शासकों के बारे में लिखा है, जैसे कि हुमायूं के बारे में कहा कि जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही स्वर्ग को सिधार कर गया। दारा सिकोह को लेनपुल ने छोटा अकबर कह करके संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर है 26, मनसबदारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? मनसबदारी व्यवस्था में कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी। जी बिल्कुल, इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रहता था। यह भी सही है। इस व्यवस्था के सैन्य व्यवस्था का आधार नहीं माना गया था, यह गलत है और यही क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? कौन से कथन है जो गलत दिया गया है? ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। शिवाजी ने अपने शासनकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट है, भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ा करके 40% कर दी गई। यह भी सही है। भूमि की नपाई रस्सी के स्थान काठी या जरीब से किया जाता था, यह भी सही दिया गया है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौन से कथन सत्य हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? विजयनगर की सबसे छोटी इकाई ऊर थी। ऑप्शन नंबर सी। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक विजयनगर के शासकों ने शासन किया था। उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण में कावेरी नदी तक और पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। विजयनगर प्रशासन देख लीजिए, मंडल प्रांत होता था, वलनाडु या फिर कोट्टम जिला कहलाता था, उसके बाद नाडु, फिर मेलाग्राम जो कि 50 गांव का समूह हुआ करता था। मेलाग्राम 50 गांव का समूह हुआ करता था। ऊर जो होता था ग्राम या फिर गांव हुआ करता था। सबसे पहले ऊर, उसके बाद मेलाग्राम, फिर नाडु, फिर वलनाडु, फिर मंडलम। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों को जिहाद माना गया? ऑप्शन नंबर सी, इतिहासकार उत्बी।
खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों में बाजार निरीक्षक किसे कहा जाता था? बाजार निरीक्षक कहा जाता था वरीद ए मंडी। बाजार नियंत्रण का प्रमुख अधिकारी का नाम याद रखिएगा, जैसे कि दीवान ए रियासत, यह बाजार पर नियंत्रण करता था। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। वरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक होता था। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक और वरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक होता था। और सराय अदल जो होता था न्याय अधिकारी हुआ करता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख गैस शनि ग्रह पर पाई जाती है? शनि ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस शनि ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत दिया गया है। आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है। जी बिल्कुल। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जी हाँ। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, यह गलत है। यह अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। इस चट्टान में लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा तथा निकल आदि पाए जाते हैं। जो भी बहुमूल्य धातुएं होते हैं यह आग्नेय चट्टान में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस भूकंप तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं? प्राथमिक तरंग, प्राइमरी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद लव वेव। सर्वाधिक खतरनाक लव वेव होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पृथ्वी के स्थलमंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। पृथ्वी के 2900 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय तरंगों की सबसे अधिक गति होती है। सिस्मोग्राफ यंत्र से भूकंप तरंग का मापन किया जाता है। इसका अध्ययन सिस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो बहुत डिटेल दिया गया है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पी तरंग को संपीड़न तरंग के रूप में जाना जाता है, जो चट्टान के कणों के अनुदैर्ध्य दिशा में कंपन करने के कारण बनती है। पी तरंगों की गति सबसे तेज होती है, इस कारण पी तरंग सबसे पहले भूकंपीय स्टेशन पर पहुंचती है। इनका वेग एस तरंगों के वेग से 1.7 गुना होता है। वे ठोस के साथ साथ द्रव माध्यम से भी गुजर सकती है। वही सेकेंडरी वेव जो है, एस तरंग जो है, यह अपरूपण तरंगे हैं जो प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है। प्राइमरी जो तरंग है अनुदैर्ध्य, और एस तरंग जो है यह क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। एस तरंग केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती है। वही एल तरंग या फिर सतही तरंग, यह क्या होता है? यह सर्वाधिक खतरनाक होता है। यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, अफ्रीका महाद्वीप की एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है? आप लोग को अगर डिस्कशन नहीं देखना है तो आप लोग वीडियो को फास्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? यह नदी है, कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को कांगो या फिर जायरे नदी काटती है। कांगो या जायरे नदी काटती है। वही मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो यह काटती है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट स्थित है? किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट स्थित है? 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। जी बिल्कुल। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है, यह भी सही दिया गया है। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है,
नहीं। लेब्राडोर जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यह जो है गलत हो जाएगा, 1 और 2 जो है सही दिए गए हैं। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? अचानक कमी आ जाना तूफान आने का सूचक। धीरे धीरे गिरना जो होता है यह वर्षा आने का सूचक होता है। धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना साफ मौसम को दर्शाता है। भारत के किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इन 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। तो इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, सही नहीं है? तलंदा नहर का उद्गम महानदी से हुआ है। जी बिल्कुल। त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है। यह गलत है। त्रिवेणी नहर गंडक से निकलती है। तिरुवंदर नहर का उद्गम महानदी से हुआ, यह सही है। त्रिवेणी नहर गंडक से निकलती है। नेक्स्ट है पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था। भाखड़ा नागल बांध के निर्माण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से सतलज नदी पर भाखड़ा गांव के पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाएं। ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में सजाना है। पूर्व से पश्चिम, तो पहले जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल के बाद गिलगित, उसके बाद उलर झील। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, सी। कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कोको स्ट्रेट कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कोको स्ट्रेट जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है। जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित 836 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है। लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन हो जाएगा डी। लाल और पीली मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस मिट्टी में एल्युमिनियम, चूना पत्थर एवं लोहा की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत में जनजाति जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6%। चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? चिरांद नवपाषाण। ऑप्शन नंबर ए। यह सारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ उनके शिलालेखों को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में खड़ा किया गया था। मौर्य महल के निर्माण के बारे में किस स्तंभ पर शिलालेख है? लौरिया अरेराज स्तंभ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। लौरिया अरेराज कहाँ है? तो यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट यह कौन थे? तो चार्ल्स ग्रैंड थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये होगा। 49 नंबर प्रश्न, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना उपयुक्त में से कोई नहीं। 1906-7 में बाबा ठाकुर दास ने बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया था?
इल्तुतमिश ने भारत पर आक्रमण 1222 ईस्वी में किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, किस राजवंश के दौरान बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया? बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया किसके द्वारा? तो तुर्की राजवंश के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिहार शब्द की उत्पत्ति विहार से हुई है, जिसका अर्थ बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह होता है, लेकिन 12वीं शताब्दी के मुस्लिम शासकों ने राज्य को बिहार कहना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। जी बिल्कुल। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। यह भी सही है। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, यह गलत दिया गया। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में है, कैमूर रोहतास वाले क्षेत्र में। बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्धानक चट्टानें पाई जाती है। जी हाँ, 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह कैमूर हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अधिकतम शिवहर, अधिकतम शिवहर। कैमूर जिलों में 488 याद रखिएगा, और शिवहर में 1882। सर्वाधिक जो जनघनत्व है यह शिवहर में ही है। और पटना का दूसरा स्थान है, 1823 प्रति वर्ग किलोमीटर निवास यहाँ करते हैं। बिहार के जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि थी। साक्षरता दर में वृद्धि 14.8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। साक्षरता दर दिया गया यहाँ पे 2011 की जनगणना के दौरान बिहार में साक्षरता दर 61.8% थी। यह दर राष्ट्रीय औसत 73% से कम थी। यह दर राष्ट्रीय औसत 73 से कम थी। कुल साक्षरता दर जो है यह 61.8%। 2001 में साक्षरता दर 47% थी। 47% 2001 की जनगणना में थी। कुल वृद्धि कितना हुआ है? तो 14.8% हुआ है, और राष्ट्रीय औसत 8.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो निर्धारित की गई थी 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ समानांतर सरकार गठित की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ समानांतर सरकार गठित की गई थी? ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है समानांतर सरकार सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में तथा उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, वही उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। इस कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। AIWC अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में मार्गरेट कंजिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान किसने कहा था, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ आंदोलनों के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे। यह कथन किसका था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आप लोगों को पता होगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। इस समय बिहार में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया था और सांप्रदायिक तनाव इस समय बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जुलाई 1931 में की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2016 में। ऑप्शन नंबर बी।
दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक उपयुक्त में से एक से अधिक। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। माप के साथ उपकरण का मिलान करें। यंत्र और माप दिया गया है, मिलान करना है। इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। इंटरफेरोमीटर से समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापते हैं। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। कैलोरीमीटर से विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। और रूलर से लंबाई, रूलर से लंबाई। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 62 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो बल जो है अदिश राशि नहीं है, जबकि दूरी, समय, आयतन यह सब क्या है? अदिश राशि के उदाहरण हैं। द्रव्यमान भी अदिश राशि में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? माफ करिएगा, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों को अवशोषित करती है, कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। ऑप्शन हो जाएगा बी। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के इक्वल टू सी प्लस 273.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? थर्मामीटर तापमान को मापता है, जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। थर्मामीटर तापमान को मापता है, जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? तो अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि तरंग को। ठोस, द्रव और गैस में यह विचरण करता है, हालांकि निर्वात में यह गमन नहीं करती है, क्योंकि इसे माध्यम चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्ध्य घटने के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्ध्य घटने के संदर्भ में सही दिया गया है? इसका राइट आंसर पहले रेडियो तरंग, उसके बाद माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण, उसके बाद गामा किरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तरंग दैर्ध्य सबसे कम किस में है? तो गामा किरण में है। और आवृत्ति सर्वाधिक किसका है? तो गामा किरण की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? गलत कथन कौन सा दिया गया है? तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, यह सही है। नेक्स्ट है, सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होता है, जो कि गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। एक ही तत्व के परमाणुओं में भी न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो सकती है, यह होना चाहिए था, ये गलत दिया गया है। सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होता है। सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होता है, यह भी सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति का कण होता है। उदासीन प्रकृति का कण केवल न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, केवल और केवल सी। परमाणु के नाभिक में धन आवेशित कण के रूप में प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित कण होता है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, गंधक, आयोडीन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, आयोडीन। नेक्स्ट है, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 65%। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है, तो गैस जो है यह तत्व का उदाहरण नहीं है। तत्व वह शुद्धतम पदार्थ होता है जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं। जी बिल्कुल, शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु सोडियम है। सबसे हल्की धातु सोडियम है, जो कि गलत है। सबसे हल्की धातु जो होता है यह लिथियम होता है। लिथियम होता है। और सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग के संबंध में सभी कथन हैं जो सत्य दिए गए हैं। सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट का निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल टीएनटी के रूप में विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं, तो केवल और केवल एक सही दिया गया है। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस जो है यह एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। यह सही दिया गया है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है, यह गलत दिया गया है। हीलियम हाइड्रोजन से दुगनी भारी होती है, ना कि हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर हाइड्रोजन लगभग अणुओं जैसे पानी, खनिजों, कार्बनिक यौगिकों आदि में मौजूद है, जबकि हीलियम भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। चौक पाउडर को अवसादन, निस्यंदन और निस्तारण की विधि द्वारा पानी से अलग किया जाता है। निस्यंदन, निस्तारण और किसके द्वारा, अवसादन के द्वारा अलग किया जाता है। चौक पानी में अघुलनशील होता है और पानी में मिलाने पर मिश्रण बनाता है। जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है। जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है, तो हो जाएगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। प्रोकैरियोटिक कोशिका की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है। किससे बनी होती है, तो फास्फोलिपिड से। प्रोकैरियोटिक कोशिका की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है, कैल्शियम। किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं। किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं, तो हो जाएगा पादप जगत। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित रहता है।
थाइमस ग्रंथि मस्तिष्क, गला या फिर ऊपरी छाती, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि ऊपरी छाती में अवस्थित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि ऊपरी छाती में छाती की हड्डी के ठीक पीछे पाया जाता है। यह सफेद रक्त कोशिकाएं अन्य लिम्फोसाइट का उत्पादन करता है जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? पशु खाद्य उर्वरक का एक प्राकृतिक स्रोत है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। डीएनए में कितनी नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 4। 4 नाइट्रोजन क्षार एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान 3 के मिशन निर्देशक हैं? कौन चंद्रयान 3 के मिशन निर्देशक हैं? तो हो जाएगा एस मोहना कुमार। एस मोहना कुमार। भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। अब तक केवल 3 देश ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। वे हैं अमेरिका, रूस और चीन। भारत चौथा देश बन गया है। मिशन में विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की योजना है और यह पूरा भी हो चुका है। चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में PSLV C11 द्वारा लॉन्च किया गया था। वही चंद्रयान 2 को 2019 में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। ये सब बातें ध्यान रखेंगे। IIT दिल्ली का पहला कैंपस किस देश में स्थापित होने जा रहा है? IIT दिल्ली का पहला कैंपस किस देश में स्थापित होने जा रहा है? UAE में, अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2024 तक IIT दिल्ली के इस कैंपस द्वारा कार्यक्रम शुरू किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट है वेदांता फॉक्सकॉन ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की है? वेदांता फॉक्सकॉन ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की है? गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022-23 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? रणजी ट्रॉफी किसने जीता है 2022-23 के लिए? तो यह जीता है सौराष्ट्र ने। पश्चिम बंगाल को हरा करके रणजी ट्रॉफी BCCI द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक क्रिकेट चैंपियनशिप है। इस चैंपियनशिप की शुरुआत 1934-35 में की गई थी। सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी विजेता कौन है? तो मुंबई है। टोटल 41 बार यह विजय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, इसका विषय क्या था? तो डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। और वही वैश्विक अभियान थीम क्या था? तो समानता को गले लगाओ। समानता को गले लगाओ। और इसका थीम रंग कैसा था? तो बैगनी, हरा और सफ़ेद। बैगनी, हरा और सफ़ेद। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया गया था 30 मार्च को। ऑप्शन हो जाएगा बी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने हमारे ग्रह पर आश्रय देने वाले 7 बड़ी बिल्लियां अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन का शुभारंभ किया। इस गठबंधन का लक्ष्य इन बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक आवास को कवर करने वाले 97 श्रेणी के देशों तक पहुंचना है।
नेक्स्ट है विंबलडन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता। विंबलडन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता। कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उन्होंने 7 बार चैंपियनशिप रह चुके नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। महिलाओं का खिताब मार्केटा बोद्रोसोवा ने जीता। राजा परवा या फिर राजा पर्व महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। राज पर्व महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए। यह आषाढ़ महीने के दौरान 3 दिवसीय त्यौहार है जो महिलाओं के सम्मान का उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस है। एक बार फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस है, तो हो जाएगा जेट विंग्स एयरवेज। ऑप्शन नंबर बी, जिसका आधार गुवाहाटी में है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता है, तो गीता प्रेस गोरखपुर। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर प्रश्न दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। 127वां है। ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो अनिरुद्ध कनी सेठी को। ऑप्शन नंबर सी, अनिरुद्ध कनी सेठी को। किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की थी। किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की थी, तो आयोजित की थी IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर ए। एक्सरसाइज रणविजय हाल ही में आयोजित किया गया है। एक्सरसाइज रणविजय हाल ही में आयोजित किया गया है, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। बिहार के किस जिले में सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर बनाया गया है। बिहार के किस जिले में सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर बनाया गया है, तो बनाया गया सारण में। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में हस्ताक्षरित अटलांटिक घोषणा किन 2 देशों के बीच हुई है। हाल ही में हस्ताक्षरित अटलांटिक घोषणा किन 2 देशों के बीच हुई है, तो हुआ है किसके बीच, USA और UK के बीच। USA और UK के बीच। हाल ही में ICMR द्वारा मधुमेह और गैर संचारी रोग पर किए गए शोध के अनुसार भारत में कितने लोगों को मधुमेह होने का अनुमान है। भारत में कितने लोगों को मधुमेह होने का अनुमान है, तो 101 मिलियन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ICMR द्वारा जारी शोध के मुख्य बिंदु याद रखिएगा, किसके द्वारा, ICMR के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम क्या है जिसे चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम क्या है जिसे चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, यह हो जाएगा MV एम्प्रेस। MV एम्प्रेस। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये भी ध्यान रखिएगा, 351 मिलियन पेट के मोटापे से पीड़ित है। 351 मिलियन जो है पेट के मोटापे से पीड़ित है। सामान्यकृत मोटापे से ग्रस्त हैं 254 मिलियन और 315 मिलियन जो है उच्च रक्तचाप से पीड़ित 315 मिलियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों के लिए पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव को एकीकृत कहाँ किया है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों के लिए पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव को एकीकृत कहाँ किया है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। जून में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का दौरा किया जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी, माफ करिएगा पहली यात्रा भी थी।
जून में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का दौरा किया, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा भी थी? ऑप्शन नंबर ए सर्बिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी अमित अग्रवाल को। टेनिस में अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? टेनिस में अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। 23 ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। उन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 जीतकर अपना 23वां खिताब जीता। अधिकतम 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के साथ राफेल नडाल दूसरे स्थान पर हैं। लॉस एंजलिस चिड़ियाघर और भारत के वन्य जीव ट्रस्ट ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की है? लॉस एंजलिस चिड़ियाघर और भारत के वन्य जीव ट्रस्ट ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की है? तो घड़ियाल के लिए ऑप्शन नंबर बी। किस बैंक ने बचत बैंक खाता धारकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? किस बैंक ने बचत बैंक खाता धारकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन नंबर बी। स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो जून 2024 तक। जून 2024 तक। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसका लक्ष्य 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। मिशन को लागू करने के लिए एक विशेष परियोजना वाहन बनाया गया है। इस योजना के तहत बिहार के निम्न क्षेत्र शामिल हैं: भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए कमल के आकार के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए कमल के आकार के हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक। ऑप्शन हो जाएगा ए। कर्नाटक के शिवमोगा में एयरपोर्ट को कमल के फूल की तरह डिजाइन किया गया है। सीवेज को साफ करने के लिए वैडिकुट नामक रोबोटिक सफाई कर्मी लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। सीवेज को साफ करने के लिए वैडिकुट नामक रोबोटिक सफाई कर्मी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह केरल है। रोबोट का नाम है बैंडीकुट। क्या नाम है? बैंडीकुट। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताइएगा। तो यह विकसित किया गया IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, IIT कानपुर के द्वारा। 120 नंबर प्रश्न। हाल ही में जारी बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान बाघों की आबादी है। भारत में वर्तमान बाघों की आबादी 3167। अधिकतम बाघों की संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक बाघों वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। नाम इसका चेंज कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क है। बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 2022 के अनुसार 54 है। 2022 के अनुसार 54 है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में। अनुसूची 1 में चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को। प्रक्रिया समिति नियम के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है तो सरकार की संघीय व्यवस्था और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। भारतीय संविधान के प्रावधान भाषा शासन अधिनियम 1935 से 2/3 भाग प्रभावित हैं। विभिन्न देशों के संविधान से भी कुछ लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है।
सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण आदि यह सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। वही द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार आदि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है परंतु भारतीय नागरिक को प्राप्त है? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 जो है केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? भारत में वोट करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? यह सही है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 ने मतदान के अधिकार के लिए उम्र 21 वर्षों से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी जो है टू जो है यह गलत दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान के जो उम्र थे 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ना कि 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस समय भारत के राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमन थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? वे एक दूसरे के पूरक है, यह सही दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोनों के पूरक होने से समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं, अतः दोनों पूरक होकर व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनुच्छेद 148 कै की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। वही अनुच्छेद 149 कै के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित चर्चा की गई है। 150 में संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखा जाएगा। अनुच्छेद 151 में संघ के खातों से संबंधित कै की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जिसे राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, वर्ष 1971 में केंद्र राज्य संबंध पर राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य में किया गया था? राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य में किया गया था? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है यह होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद विवेचना किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व में किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन हो जाएगा सी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, यह कहलाता है सीमांत अस्थायी सुविधा दर MSF। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? RBI से संबंधित कार्य नहीं है। ऋण नियंत्रण यह है ही। मुद्रित नोट जारी करना यह भी। जनता को पैसा उधार देना या नहीं है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देना, हाँ ये भी सही है। कौन सा संबंधित नहीं है? तो केवल और केवल 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
आरबीआई के प्रमुख कार्य सुनिएगा। बैंक नोट जारी करना, बैंकर टू गवर्नमेंट, वाणिज्यिक बैंकों का आरक्षित नकदी का संरक्षण, विदेशी मुद्रा नकदी भंडार का संरक्षण, अंतिम शरण ऋणदाता, केंद्रीय निकासी और लेखा निपटान, क्रेडिट नियंत्रक, बैंकिंग पर्यवेक्षण, यह सब इसके कार्य हैं। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इस योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो D.R. गाडगिल थे और यह जो है गाडगिल मॉडल पर ही आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो यह कर दी गई 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 135 नंबर प्रश्न देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? 2.4 लाख करोड़ रुपया। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो डिटेल दिया गया है सुनिएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश पहल, देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना एवं वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की चर्चा की गई है। ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो हो जाएगा 70,000 करोड़। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है तो 6.0 से 6.8%। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? 3.0%। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया? वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया? तो 10,457 किलोमीटर। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 142 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 143 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जो होना चाहिए 12 होना चाहिए। सॉल्व करिएगा। 144 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, माफ करिएगा सी होगा। आई मीन आंसर जो है बी होगा। 145 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेटी। 146 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 147 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 148 का हो जाएगा बी। 149 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 150 क्वेश्चन को हमने करवा दिया। कितनी क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को डिस्कशन चाहिए या फिर नहीं वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसा होगा वैसा मैं करवाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।